डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ऊर्जा चयापचय के बारे में पढ़ा। आज की जो क्लास होगी वो होगी हमारी एक और मुख्य पोषक तत्व के बारे में। प्रोटीन का मैंने आपको पहले करवा दिया, तो वो आपको बताया था कि वो एक मुख्य पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो दूसरा जो मुख्य पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत ही में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वो कार्बोज ही है, यानी कार्बोहाइड्रेट ही है। भारत जैसे विशाल देश, निर्धन देश में खासकर अधिकांश लोग जो ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं वो कार्बोज से ही प्राप्त करते हैं। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा आवश्यक है। ऊर्जा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा के द्वारा ही हम बहुत से कार्यों को संपन्न करते हैं और इसीलिए उन कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भारतीयों के भोजन में मुख्य रूप से कार्बोज के रूप में भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चावल है, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, चुकंदर, शक्करकंदी, खांड, गुड़, शक्कर इत्यादि जो है ये कार्बोज के प्राप्ति के साधन हैं। यानी कार्बोज की जो प्राप्ति होती है वो इन सभी पदार्थों से होती है। ऊर्जा जो है हमें इन्हीं सभी से मिलती है। अगर हम कार्बोज के संगठन को देखना चाहें तो पता चलता है कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्व शामिल होते हैं। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उसी अनुपात में होते हैं जैसे कि वाटर में होते हैं। पानी में कितना होता है? H2O होता है, H2O। तो कार्बोज के अंदर भी कितना होता है? हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु इसके अंदर पाया जाता है। तो इसीलिए इनका जो रेशो होता है वो 2:1 का रेशो होता है, यानी 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु होता है वो ऑक्सीजन का इसके अंदर पाया जाता है। कार्बोज हमारे शरीर का मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में कार्बोज 65% जो ऊर्जा होती है वो कार्बोज से ही प्राप्त करता है। उच्च आर्थिक वर्ग के जो लोग होते हैं वह अपनी आवश्यकता का 40% कार्बोज से प्राप्त करते हैं और जो निम्न आय वर्गीय जो लोग होते हैं, जैसे कि मजदूरी है, शारीरिक श्रम करने वाले हैं, वो क्या करते हैं? 85 to 90% जो एनर्जी है वो कार्बोज से प्राप्त करते हैं और जो अमीर जो लोग हैं वो 40% तक क्या है इसकी प्राप्ति कार्बोज से करते हैं। यानी वो और भी पदार्थ ले लेते हैं कार्बोज के लिए, लेकिन क्या है गरीब जो लोग हैं, निर्धन जो लोग हैं वो 85 to 90% जो ऊर्जा का प्राप्ति का साधन है वो कार्बोज ही है। यहीं से वो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अतः कार्बोज ऊर्जा की मांग की पूर्ति करने के लिए एक सस्ता और सरल साधन है। कार्बोज प्राप्ति के मुख्य स्रोत वनस्पति जगत है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोज का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो हरी पत्तियों के द्वारा होती है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित जल तथा वातावरण से क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और सूर्य की उपस्थिति में जल तथा वातावरण के संपर्क में आकर जो कार्बोज होती है वो
ऊर्जा को अपने जड़, तना, फूल, बीज, फल इत्यादि में उनको जमा करते हैं। ये कार्बोज स्टार्च के रूप में इनके अंदर संग्रहित हो जाती है। तनों में ये जो होती है यह सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के रूप में जमा हो जाती है। और जो हमारे जो बीज होते हैं, बीजों में सबसे ज़्यादा स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। जो बीज जो खाते हैं उनके अंदर स्टार्च के रूप में यह ज़्यादा जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा कि कार्बोज की प्राप्ति है वो किस प्रकार से हमें होती है, वो हमारे पेड़ पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसके द्वारा कार्बोज की प्राप्ति होती है। अब इसके कंपोजिशन की बात करते हैं कि कार्बोज के अंदर क्या क्या पाया जाता है। कार्बोज का जो वर्गीकरण है, इसके अंदर कार्बोज एक यौगिक है जिसके अंदर आपको बताया जो ऑक्सीजन और जो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। या कहें मैंने जैसे कि अभी इसको ऐसे लिखा है, हम इसलिए में लिखेंगे इसको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस अनुपात में पाया जाता है, जो कि पानी का अनुपात होता है। 2 अणु इसमें हाइड्रोजन के होते हैं और 1 अणु जो होता है वो ऑक्सीजन का इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और 6 अणु तथा 12 इसके अंदर जो कार्बन होते हैं, कार्बन के 6 अणु पाए जाते हैं। कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु पाया जाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो C6H12O6 होता है इसका। सामान्यतः 6 अणु हाइड्रोजन तथा 12 अणु हाइड्रोजन, सॉरी इसके अंदर सामान्यतः 6 अणु कार्बन के, 12 अणु हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कितने होंगे, 6 अणु जो होते हैं, 6 अणु हैं वो ऑक्सीजन के इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जब कार्बोज के अणुओं में शर्करा की एक इकाई होती है तो उन्हीं एक अनुवाई अणु यानी कि शर्करा जो होती है वो मोनोसैकेराइड कहलाती है। 2 मोनोसैकेराइड मिलकर क्या करते हैं, डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। 2 अणु भी शर्करा का निर्माण करते हैं। इसी तरह जब 3 या इससे भी अधिक हाइड्रोजन के अणु, सॉरी ये मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन आदि हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। अब हम कार्बोज का वर्गीकरण करते हैं कि कार्बोज का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। इसे किस किस भागों, कंपोजिशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके अंदर वर्गीकरण, कार्बोज का वर्गीकरण। कार्बोज का जो वर्गीकरण है इसे हमने कितने भागों में बांटा है, इसे 2 भागों में बांटा है। एक भौतिक विशेषताओं के आधार पर, एक इसे भौतिक विशेषताओं के आधार पर और एक इसे हमने बांटा है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर।
भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होती है इसके अंदर शर्कराएं, सुगर्स होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है अशर्कराएं यानी नॉन सुगर्स होती है, अशर्कराएं। भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, शर्कराएं और अशर्कराएं, यानी कि सुगर्स और नॉन सुगर्स। इस प्रकार से इसे दो भागों में बांटा गया है और इसको रासायनिक विशेषताओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला आ जाएगा जैसे कि मोनोसैकेराइड, दूसरा आ जाएगा इसमें डाइसैकेराइड, और तीसरा जो होगा इसके अंदर वो होगा पॉलीसैकेराइड। इस प्रकार से भौतिक विशेषताओं के आधार पर दो भागों में शर्कराएं और अशर्कराएं, और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले हम भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो बांटा गया है उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो भौतिक शर्कराओं के आधार पर जो शर्कराएं होती है उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी होती है, जैसे कि जो सुगर्स होती हैं, आपको पता है जो भी सुगर्स हैं वो क्या है, मीठी होती हैं स्वाद में, और जो प्रकृति है प्रकृति में यह व्यापक रूप से मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये अवेलेबल है या मिल जाते हैं हमें। और इनकी जो प्राप्ति है वो कहाँ से होती है, जैसे कि फल है, सब्जियां हैं, शहद, गुड़, शक्कर आदि से इनकी प्राप्ति होती है। और जो सुगर्स होती हैं वो क्या होती हैं, रवेदार होती हैं, रवे के समान होती हैं, फाइबर जैसे होती है। अब अगली जो होती हैं वो है अशर्कराएं। दूसरी जो बात हमने बताई थी कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर दूसरी जो होती है वो अशर्कराएं होती है, यानी नॉन सुगर्स होती हैं। नॉन सुगर्स कौन सी होती हैं, जैसे कि ये क्या होती है, पाउडर रूप में होती हैं, स्वाद रहित तो होती है, इनके अंदर कोई टेस्ट नहीं आता है। जैसे कि आप फ्रूट खाते हो, सब्जियां खाते हो तो आपको क्या है, टेस्ट आता है, लेकिन अगर हम नॉन सुगर्स को खाते हैं तो वो पाउडर के रूप में हमें मिलती है, उनमें कोई टेस्ट नहीं आता है। जल में घुलनशील होती हैं ये जल के अंदर अघुलनशील होती है। जब हम इनको पानी के अंदर घोलते हैं तो ये घुलती नहीं है, लेकिन अगर ये ठंडे पानी में डालते हैं तब तो अघुलनशील होती, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा गर्म पानी करके डाला जाए तो ये क्या होती हैं, धीरे धीरे इनको घोला जाए तो क्या है, ये घुल जाती हैं। पेड़ पौधे इनके प्राप्ति के उत्तम साधन है। जो नॉन सुगर्स होती है, पेड़ पौधों के जो फल हैं, जड़, बीज, तने आदि से इनकी प्राप्ति होती है। जैसे कि आप कोई भी बीज खाते हैं या कोई भी आप जड़ वाली चीज़ें खाते तो आप देखते हो कि उसमें आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए वो क्या है, टेस्ट रहित तो होती हैं। पेड़ पौधों के जो फल है, जड़ है, बीज आदि में ये उपस्थित रहते हैं। इनमें शर्करा की कई इकाइयाँ होती हैं, अतः इनका जो अणु भार है अधिक होता है। इनका जो सूत्र है वो C6H10O5 होता है। इनका कोई आकार नहीं होता है, इनके रवे बन नहीं सकते हैं, और अनाज एवं दाल के जो छिलके होते हैं, फल एवं सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उनके भीतरी भाग में पाए जाते हैं। जैसे कि हम फ्रूट्स काटते हैं, सब्जियां वगैरह काटते हैं, फ्रूट काटते हैं, या फिर हम अनाज वगैरह खाते हैं, उनकी परत जो होती है, उन परत के जस्ट नीचे क्या है, ये नॉन सुगर्स पाए जाते हैं। अब इनकी बात करते हैं कि रासायनिक विशेषताओं के आधार पर जो इन्हें बांटा गया है उसमें सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। इनका वर्गीकरण मैं करके बताती हूँ कि किस प्रकार से होगा रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। आपके कंपोजिशन का आएगा कि कार्बोज का
रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। ये हो गया हमारा कार्बोज। कार्बोज लिखे या कार्बोहाइड्रेट लिखे एक ही बात है। इसे बांटा गया है 3 भागों में। पहला है मोनोसैकेराइड। पहला जो है इसका मोनोसैकेराइड्स है और दूसरा जो है डाइसैकेराइड है और तीसरा जो होगा इसका पॉलीसैकेराइड। दूसरा है डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्बोज का एक अणु होता है। इसके अंदर कार्बोज के 2 मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं और 2 या 3 से अधिक मोनोसैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे 2 से अधिक, यानी 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी, 6 भी, अनगिनत हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड है, इसका सूत्र होगा C6H12O6 होगा और इसका जो होगा वो क्या होगा C12 डबल हो जाएंगे C12H22 और O11 और इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर अनगिनत होंगे C6H10O5 और इसका बाहर से कर देंगे N। इसका मतलब होता है ये अनगिनत हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, इसके नंबर नहीं है। इसमें तो 2 होंगे और इसमें क्या होंगे, इसका जहाँ N लिखा होता है इसका मतलब क्या है, इनकी कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी यहाँ पर नंबर होंगे इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसका क्या आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला आ जाएगा। और पॉलीसैकेराइड आपको क्या बताया था, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, पानी के अंदर घुलते नहीं हैं। अब इनकी बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं। मोनोसैकेराइड 3 प्रकार के होता है, जैसे कि एक होता है ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज आता है। उसके बाद आता है इसके अंदर फ्रुक्टोज आता है और तीसरा जो होता है वो है ग्लैक्टोज होता है। अगला आ जाएगा हमारा जो डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड भी 3 भागों में बांटा हुआ होता है। एक हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा पहला सुक्रोज, दूसरा हो जाएगा इसके अंदर माल्टोज और तीसरा जो डाइसैकेराइड होगा वो क्या होगा, लैक्टोज। तो 3 ही मोनोसैकेराइड बताए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, और 3 ही क्या बताए हैं आपको, डाइसैकेराइड बताए हैं, सुक्रोज है, माल्टोज है और क्या बताया है, लैक्टोज है। अब पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं कि पॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आ जाते हैं स्टार्च, स्टार्च आ गया, इसके अंदर आ गया ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आ गया और आगे इसके अंदर सेलुलोज आ गया,
वो होगा पैक्टीन। तो पॉलीसैकेराइड हमको 5 प्रकार के बताए, 1 स्टार्च, 2 ग्लाइकोजन, 3 सेलुलोज, 4 हेमिसेलुलोज और 5 जो होते हैं वो पैक्टीन होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। और ये भी क्या होता है आपको? 3 प्रकार के। अब इनकी बात करते हैं कि क्या क्या होते हैं, क्या कैसे होते हैं प्रकृति में, हमें कहाँ से इनकी प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड की बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं। मोनोसैकेराइड कार्बोज का सबसे सरलतम जो रूप है वो मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मोनो प्लस में सैकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक इकाई और सैकेराइड क्या होता है? शुगर की एक इकाई यानी शर्करा। तो इस शर्करा की एक इकाई को क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर शर्करा की केवल एक ही अणु होता है। पाचन क्रिया के उपरांत सभी कार्बोज इसी सरलतम यानी सबसे जो छोटी कार्बोज को जब खाते हैं तो शरीर में उसका क्या होता है? पाचन होता है। पाचन के बाद में सबसे छोटी जो यूनिट बताई है, जैसे कि आपको प्रोटीन की बताई थी, प्रोटीन की क्या बताई थी? अमीनो अम्ल बताई थी। ऐसे ही ये क्या है? जो कार्बोज है, कार्बोज की सबसे छोटी लघुतम जो इकाई होती है वो क्या होती है? सैकेराइड होती है, यानी कि मोनोसैकेराइड होती है, यानी शर्करा के रूप में ये बदल जाता है, एक शर्करा के रूप में। मोनोसैकेराइड जो पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, इसके अंदर 6 कार्बन के अणु होते हैं, इसीलिए इन्हें हेक्सोसेज कहते हैं। हेक्सोसेज कहते हैं। मोनोसैकेराइड को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर 2 समूह होते हैं, वे शर्कराएं जिनके अंदर एल्डिहाइड समूह होता है, जैसे कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज और मैनोज। ये क्या होते हैं? इनके अंदर एल्डिहाइड समूह होते हैं। वे शर्कराएं जिनके अंदर कीटोन समूह होते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज होता है, सार्बोज इत्यादि हैं, वो क्या होते हैं? ये कीटोन समूह के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अब आप इतना डिटेल से आपके जैसे कि ये समूह की बात कर रहे हैं तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज की। ग्लूकोज किसके अंतर्गत आता है? आपको बताया था मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है, इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? इसको डेक्सट्रोज कहा जाता है। और ये किसकी है? कार्बोज की सबसे लघुतम इकाई है। शर्करा की सबसे सरलतम इकाई ग्लूकोज ही होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे डेक्सट्रोज कहते हैं, रक्त की शुगर कहते हैं, रक्त की शर्करा, रक्त की शर्करा कहा जाता है, या फिर इसे अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। अंगूर शर्करा भी इसको कहा जाता है, यानी इसके कई नाम हो गए। जैसे कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, रक्त की शर्करा भी कहते हैं और अंगूर की शर्करा भी इसको कहा जाता है। इसके ये नाम होते हैं। यह प्रकृति में व्यापक रूप से मिलता है। अंगूर में इसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो 80 मिलीग्राम पर 100 ml। ब्लड के अंदर अगर हमारे कितनी मात्रा होती है ग्लूकोज की? 80 मिलीग्राम 100 ml। रक्त 100 ml रक्त है, उसके अंदर 80 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो आपके सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन होगा उसके अंतर्गत आता है कि हमारे रक्त में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है। तो 100 ml के अंदर 80 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त यह कहाँ पर होती है? अंगूर के बाद में आपको बताया अंगूर में सर्वाधिक होती है, उसके बाद आलू है, शक्करकंदी है, प्याज और जड़ व कंद वाली जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर भी ये पर्याप्त रूप में पाया जाता है।
शहद में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो 30 to 40% तक होती है। मीठी सब्जियों में यह 2 से 6% तक होती है। आप सब्जियों को जो खाते हैं, कई बार आप कच्ची सब्जियां भी खाते हो तो आप देखते हो कि टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। पकाने के बाद क्या होता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, शुगर की वजह से ही होता है। वो सब्जियां जो हमें मीठी लगती हैं, फ्रूट्स जो हमें मीठे लगते हैं, वो ग्लूकोज की वजह से ही लगते हैं। शहद में कितनी ग्लूकोज होती है, 30 to 40%, 30 से 40% तक ग्लूकोज की मात्रा शहद के अंदर पाई जाती है। वहीं सब्जियों की बात करें तो 2 से 4% ग्लूकोज की मात्रा उसके अंदर पाई जाती है। अब फ्रक्टोज की बात करते हैं कि फ्रक्टोज क्या है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा आपको और इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। ग्लूकोज के अंदर सभी कार्बोज जब पच जाते हैं, पाचन के बाद सबसे सरलतम इकाई जो होती है वो ग्लूकोज ही होती है। परंतु ग्लूकोज इन सब में अति शीघ्रता से पच जाता है और शीघ्रता से रक्त वाहिनियों द्वारा, जो रक्त की जो वाहिनियाँ होती है, जो ब्लड को सर्कुलेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाती हैं, वो रक्त के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा रक्त के साथ मिलकर इनके साथ संचारित होकर प्रत्येक कोशिका को पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करती है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संपर्क में आकर इनका ऑक्सीकरण हो जाता है और जिसके फलस्वरूप इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ये ब्लड में मिल जाता है तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, जिससे ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ऊर्जा प्राप्त इसलिए जब कभी भी थकावट या कमजोरी महसूस होती है तो 2, 3, 4 चम्मच ग्लूकोज पानी में घोल कर ले लेते हैं, तो वो क्या कर देता है, हमें ग्लूकोज ले लेते हैं तो तुरंत ही वो हमारी कमजोरी और थकावट को दूर कर देता है। अतः ग्लूकोज को क्या है, सर्वाधिक या बहुत जल्दी ताकत देने वाले की संज्ञा इसको कहा गया है। रक्त में 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा अगर ग्लूकोज उपस्थित नहीं होता है, इससे अधिक इसकी उपस्थिति रक्त के अंदर नहीं होती है। इससे अधिक मात्रा होने पर यह किसमें बदल जाता है, ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पर शरीर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और ग्लाइकोजन है वो हमारे यकृत यानी कि लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। और जब हम भोजन नहीं करते हैं या हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। इसी प्रकार से जैसे कि हम फास्ट रखते हैं या कोई किसी कारणवश खाना नहीं खा पाते हैं तो हमारे शरीर में आप देखते हो कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो क्या है, भूख लगने लग जाती है, शरीर में थकावट आ जाती है और हमारे शरीर में कमजोरी भी आने लग जाती है, काम करने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस केस में ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्लाइकोजन है वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब जाकर हमें ऊर्जा की मात्रा मिलती है। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने पर ग्लाइकोजन के रूप में यह आपको बताया कि यकृत में जमा हो जाता है तथा वश्य तंतुओं में, मांसपेशियों में भी यह जमा हो जाता है। परंतु अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का अभाव हो जाता है तब क्या होता है, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसकी अनुपस्थिति में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और वो हमारे शरीर में मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लग जाता है। तो इस केस में जब मूत्र से ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज है वो निकलने लग जाता है तो क्या हो जाता है, शरीर उस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन होता है
जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जिम्मेवार होता है। अगर इसकी ये इंसुलिन हार्मोन अगर अपना काम नहीं कर पाता है तो क्या करता है, ये ग्लूकोज सीधा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होकर बाथरूम के थ्रू, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है और व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अंगूर, शहद, मीठे जो भी फल होते हैं, शक्कर है, गुड़ है इत्यादि, प्याज है, अरबी है आदि ग्लूकोज प्राप्ति के उत्तम साधन होते हैं। आप जब सब्जियां वगैरह काटते हो तो आप देखते हो, आलू जैसे काटते हो, आलू काटते हो तो चाकू पे देखते हो कि सफ़ेद सफ़ेद पानी लग जाता है, ये क्या कहलाता है, ये स्टार्च होता है। आगे अभी आपका स्टार्च का आएगा पॉलीसैकेराइड के अंदर, वो पढ़ा देखेंगे। अब हम ग्लूकोज की फ्रैक्टोज की बात करते हैं, दूसरे मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। दूसरा जो मोनोसैकेराइड है आपको बताया कौन सा होता है, फ्रैक्टोज होता है। फ्रैक्टोज को क्या कहते हैं, इसको लीवुलोज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है,